डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में जो हम टॉपिक करेंगे वो है प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड थ्योरी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो ये जो है टॉपिक आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक आपका बहुत इम्पोर्टेंट है और ये हमेशा आपका 5 मार्क्स में आता है। तो इस वाले क्वेश्चंस को आपको बहुत ध्यान से करना है। ये हमेशा एग्ज़ाम में आता है आपका। इस में हम देखेंगे कि जो आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, ये जो आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, इसकी पूरी डिटेल हम करेंगे। ठीक है, ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, इसकी क्या कंस्ट्रक्शन होती है, कैसे ये काम करता है, और तो इसको बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये हमेशा, चाहे आप कोई भी सेट उठा के देख लो, ये हमेशा आपका 5 मार्क्स में आता ही आता है। तो ये पूरे सिलेबस का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो कभी भी स्किप नहीं हुआ। तो जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये कई हमेशा ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आता है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आपको करना है, हमेशा ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आता है। प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड थ्योरी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो आज हम करेंगे प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड थ्योरी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, कि जो आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है वो कैसे काम करता है और कैसे आप इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज कर सकते हो और वोल्टमीटर में चेंज कर सकते हो। तो जो हमारा गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर हमारा क्या काम करता है। ठीक है, हमें पता है कि जो हमारा गैल्वेनोमीटर होता है वो सर्किट में, कि अगर सर्किट में आपका कोई भी करंट फ्लो कर रहा है, उस करंट को डिटेक्ट करने के काम आता है कि सर्किट में करंट है या सर्किट में करंट नहीं है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के द्वारा तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है कि हमारे सर्किट में करंट है या करंट नहीं है, तो ये उसको डिटेक्ट करने का काम करता है। सर्किट में करंट है या सर्किट में करंट नहीं है। तो हमारा जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का जो हम इससे पहले जो हम सिंबल बनाते थे, है ना, इससे पहले जो हम सिंबल बनाते थे, ये वाला जो सिंबल होता है ये हमारा गैल्वेनोमीटर का सिंबल होता है। ठीक है, और ये गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है, ये सर्किट में करंट की प्रेजेंस को दिखाता है, करंट को डिटेक्ट करता है ये कि सर्किट में करंट है या सर्किट में करंट नहीं है। तो ये गैल्वेनोमीटर में हमने देखा है कि ये गैल्वेनोमीटर में ये इसकी एक नीडल होती है। ठीक है, तो अगर सर्किट में करंट, मान लो सर्किट में करंट नहीं है, यानी कि करंट की वैल्यू अगर 0 है, तो ये जो गैल्वेनोमीटर की नीडल है ये डिफ्लेक्ट आपकी नहीं होगी। लेकिन जैसे ही सर्किट में मान लो आपका करंट है, तो ये जो गैल्वेनोमीटर की नीडल है ये आपकी डिफ्लेक्ट हो जाती है। ये डिफ्लेक्ट कहाँ पे हो जाती है, या तो ये राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो जाएगी या फिर ये लेफ़्ट साइड में डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर गैल्वेनोमीटर स्विच ऑन करने, तो अगर आप गैल्वेनोमीटर की ये नीडल है, इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आता है, ये हिलती नहीं है, आपकी सुई ये मूव नहीं करती है, तो इसका मतलब सर्किट में कोई भी करंट नहीं है। ठीक है, और अगर ये गैल्वेनोमीटर की नीडल या तो ऐसे हो जाए या फिर डिफ्लेक्ट होके ऐसे हो जाए, तो इसका मतलब कि सर्किट में करंट है। ठीक है, और ये करंट को क्या कर सकती है, डिफ्लेक्ट कर सकती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है। तो गैल्वेनोमीटर आपका एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि सर्किट में करंट की वैल्यू को डिटेक्ट करता है कि हमारा कोई भी सर्किट अगर गिवन है उसमें करंट है या उसमें करंट नहीं है। ठीक है, तो अगर गैल्वेनोमीटर की नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट नहीं होती, तो इसका मतलब क्या होता है कि सर्किट में करंट की वैल्यू हमारी 0 है। और अगर गैल्वेनोमीटर की नीडल डिफ्लेक्ट हो जाती है, तो इसका मतलब सर्किट में हमारे करंट की वैल्यू है। तो ये करंट की वैल्यू को डिटेक्ट करने के काम आता है। ठीक है, और इस गैल्वेनोमीटर को फिर हम देखेंगे, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसकी क्या कंस्ट्रक्शन होती है गैल्वेनोमीटर की और कौन से प्रिंसिपल पे ये काम करता है। और इस वीडियो में फिर हम देखेंगे कि कैसे गैल्वेनोमीटर को आप एमीटर में भी चेंज कर सकते हो और वोल्टमीटर में भी चेंज कर सकते हो। एमीटर क्या काम करता है, एमीटर जो है सर्किट में करंट की वैल्यू को मेज़र करने का काम करता है, और वोल्टमीटर क्या करता है, सर्किट में वोल्टेज की वैल्यू को मेज़र करने का काम करता है। तो एमीटर जो है करंट की वैल्यू को मेज़र करने का काम करता है, और वोल्टमीटर जो है वोल्टेज की वैल्यू को मेज़र करने का काम करता है। और गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट की वैल्यू को डिटेक्ट करता है, करंट की प्रेजेंस को
कि करंट की अगर आपकी जो प्रेजेंस है उसको ये फाइंड आउट करने का काम करता है कि करंट को डिटेक्ट करता है ये कि सर्किट में आपका करंट है या सर्किट में आपका करंट नहीं है। तो मैंने अभी आपको बता दिया कि अगर गैल्वेनोमीटर की नीडल में कोई भी डिफ्लेक्शन आपका नहीं है तो इसका मतलब सर्किट में करंट की वैल्यू आपकी नहीं है, नो करंट इन द सर्किट। और अगर गैल्वेनोमीटर की नीडल आपकी डिफ्लेक्ट हो जाती है तो इसका मतलब सर्किट में करंट है। तो इस तरीके से गैल्वेनोमीटर सर्किट में करंट की वैल्यू को डिटेक्ट करता है, करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। तो सबसे पहले ये बताया हुआ है कि आपका जो मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, ये क्या होता है। तो मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर इट इज़ ए डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट और मेजर स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर हमारा एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि सर्किट में करंट की वैल्यू को मेज़र करने के काम आता है। अभी जैसे मैंने बताया कि करंट अगर सर्किट में होगा तो नीडल डिफ्लेक्ट हो जाएगी, और अगर करंट सर्किट में नहीं होगा तो नीडल आपकी डिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो ये करंट की वैल्यू को डिटेक्ट करने के काम आता है। सेकेंड डेस्क ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है, तो जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है यानी कि कौन से सिद्धांत पे काम करता है, इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन ए करंट कैरिंग लूप और कॉइल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क। ठीक है, तो इसकी वर्किंग कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है कि जैसे ही आप किसी करंट कैरिंग कॉइल को या करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो तो वो क्या एक्सपीरियंस करती है, टॉर्क एक्सपीरियंस करती है। ठीक है, तो ये इसका वर्किंग एक्सपीरियंस है। इसने कहा कि जैसे ही आपकी कोई करंट कैरिंग कॉइल है, करंट कैरिंग लूप है, मान लो ये कोई लूप है, ये अब करंट कैरिंग कर रहा है, और अगर आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो तो ये मान लो कोई आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस पर क्या लगाएगी, टॉर्क लगाएगी। तो ये तो आपका लूप हो गया। या कोयल आपकी ऐसे बहुत सारी कोयल्स हो सकती हैं, सर्कुलर कोयल भी हो सकती है और रेक्टेंगुलर कोयल भी हो सकती है। तो मान लो एक ये रेक्टेंगुलर कोयल है, तो इसमें से अगर आपका करंट फ्लो कर रहा है, इसको भी अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे, ठीक है, इसको भी अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे, ये आपकी कोयल है, ये आपकी करंट कैरिंग कोयल है। तो इस करंट कैरिंग कोयल को जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो तो मैग्नेटिक फील्ड इस पर एक टॉर्क लगाती है। तो ये टॉर्क कितना लगाती है ये हम वीडियो में देख चुके हैं। इससे लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है टॉर्क लगाती है। ठीक है, कि जब भी आप करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो तो वो मैग्नेटिक फील्ड उस पर टॉर्क लगाती है। तो इस प्रिंसिपल पे ये काम करता है कि इसकी वर्किंग कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है कि जब भी आपका जो करंट कैरिंग लूप है, कि ऐसा लूप जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है या ऐसी कॉइल जिसमें से करंट फ्लो कर रही है, जब भी आप उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो वो मैग्नेटिक फील्ड उस पर क्या लगाती है, एक टॉर्क लगाती है। ठीक है, तो ये इसका प्रिंसिपल है कि जैसे ही हम कॉइल को, तो ये इस प्रिंसिपल पे काम करती है कि जैसे हमारी ये कॉइल है, ठीक है, इस कॉइल में हमारा करंट फ्लो कर रहा है और जैसे ही इस कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल पे टॉर्क लगाएगी। मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस ये वाली जो कॉइल है इसको घुमाने की कोशिश करेगी, यानी कि इस पर टॉर्क लगाएगी। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। तो अब हम देख लेते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है। इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल, ठीक है, इसमें आपकी कॉइल होती है। इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल, इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल POKL कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। तो इसमें जो आपके बहुत सारे टर्न्स होते हैं, जैसे कि ये इसमें बहुत सारे टर्न्स हैं, आप इस फिगर में ध्यान से देखो तो ये जो है इसमें बहुत सारे टर्न्स हैं जो कि किस चीज़ के बने होते हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर्स के होते हैं। और ये जो कॉइल है इनको हम किसके ऊपर लपेटते हैं, द कॉइल इज वाउंड ऑन ए फ्रेम मेड अप ऑफ लाइट नॉन मैग्नेटिक मेटल यूजली ब्रास विच में बी रेक्टेंगुलर और सर्कुलर इन द शेप। तो सबसे पहले इसमें क्या बताया गया है, ये जो आपका डायग्राम है ये आपका गैल्वेनोमीटर का डायग्राम है। ठीक है, ये डायग्राम जो आपका गैल्वेनोमीटर का है, तो इसमें सबसे मेन चीज़ क्या है कि इसमें जो बहुत सारे टर्न्स होते हैं, तो इसमें जो टर्न्स होते हैं ये आपके कैसे हो सकते हैं, ये जो टर्न्स है ये आपके सर्कुलर भी हो सकते हैं और ये आपके
रेक्टेंगुलर शेप के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो ये आपके सर्कुलर टर्न्स होते तो ये आपके इस तरीके के सर्कुलर टर्न्स होते। ठीक है, अब यहाँ पे आपके कैसे टर्न्स हैं, यहाँ पे आपके रेक्टेंगुलर टर्न्स है। तो यानी कि ये जो हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है इसमें ये हमारे बहुत सारे टर्न्स हैं यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारी कैसी कॉइल है, ये हमारी रेक्टेंगुलर कॉइल है और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है ये हमारा करंट है, करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल है, करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल है। तो यानी कि इसकी शेप कैसी है, इसकी शेप जो है ये रेक्टेंगुलर है। तो हमारे केस में ये कैसी है, रेक्टेंगुलर है। ठीक है, तो इसकी ये कैसी हो सकती है, ये हमारी सर्कुलर भी हो सकती है और ये हमारी रेक्टेंगुलर भी हो सकती है। तो इसमें हमने देखा कि जो हमारे वाले मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के केस में हमारी जो कॉइल है वो आपकी रेक्टेंगुलर है और इसमें बहुत सारे टर्न्स होते हैं। और ये किस चीज़ की बनी होती है, ये जो आपकी कॉइल है ये आपकी कॉपर की बनी होती है, ये आपकी कॉपर मेटल की बनी होती है। ठीक है, और ये आपकी बहुत सारी कॉपर मेटल्स होती हैं और इसको, ये जो कॉइल है इसको आप किसी फ्रेम के ऊपर लपेटते हो। ठीक है, जैसे कि मान लो ये कॉइल है, ये कॉइल लपेटने के लिए आपको कोई ना कोई चीज़ चाहिए, कोई ना कोई फ्रेम चाहिए जिसके ऊपर आप उसको लपेट सको। ठीक है, तो यानी कि ये वाली जो कॉइल है, ये जो कॉपर की तार है, कॉपर की तार से जिससे आपने बहुत सारी कॉइल वो बनाए हैं, नंबर ऑफ टर्न्स बनाए हैं, तो वो जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं उनको लपेटने के लिए आपको क्या चाहिए, एक फ्रेम भी चाहिए जिसके ऊपर आप लपेट सको। ठीक है, जिसके ऊपर आप कॉइल को लपेट सको। तो कॉइल को लपेटने के लिए, कॉइल को रेक्टेंगुलर लपेटने के लिए या कॉइल को सर्कुलर लपेटने के लिए आपको क्या चाहिए, एक फ्रेम चाहिए। तो ये जो फ्रेम होता है ये कैसा होता है, ये नॉन मैग्नेटिक मेटल का होता है जो कि किस चीज़ का बना होता है, ब्रास का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो आपकी कॉइल है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जो आपकी कॉइल है POKL, तो ये वाली जो कॉइल आपको यहाँ पे बताई गई है POKL, जिसमें कि बहुत सारे ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो ये वाली जो है आपकी PO, जिसमें बहुत सारे, अगर यहाँ पे एक ही टर्न होता, ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक ही टर्न होता, तो यहाँ पे अगर एक ही टर्न होता तो यहाँ पे कॉइल जो है आपकी ऐसे होती POKL। यहाँ पे अगर एक ही टर्न होता तो ये कॉइल आपकी ऐसी होती, लेकिन यहाँ पे आपके बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड में आपने रखी हुई है, ये पहला टर्न हो गया कॉइल का, ये दूसरा टर्न हो गया कॉइल का, ये तीसरा टर्न हो गया कॉइल का। तो इस तरीके से ये जो कॉइल है ये आपकी कॉपर से मिलके बनी हो, कॉपर से बनी है। और ये जो कॉइल है, इस कॉइल को आपने जिस फ्रेम के ऊपर लपेटा होता है वो फ्रेम आपका नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए, क्योंकि आप इस कॉइल को किसके अंदर रखोगे, अभी इस कॉइल को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे। तो जिस फ्रेम के ऊपर आपने ये कॉइल को लपेटा है, ठीक है, तो वो फ्रेम जो है वो आपका नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो कॉइल होती है दैट इज़ वाउंड ऑन ए फ्रेम। तो इसको हम एक फ्रेम के ऊपर लपेटते हैं, जैसे चारों तरफ हम कॉइल लपेटते हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर लपेटते हैं। ठीक है, जैसे वो सिलेंड्रिकल भी हो सकता है। ठीक है, तो इस कॉइल को आपने एक फ्रेम के ऊपर लपेटा है। द कॉइल इज़ वाउंड ऑन ए फ्रेम मेड अप ऑफ लाइट नॉन मैग्नेटिक मेटल यूजली ब्रास। तो इस कॉइल को आपने एक नॉन मैग्नेटिक फ्रेम के ऊपर लपेटा है और ये नॉन मैग्नेटिक, ये जो फ्रेम है ये कैसा होना चाहिए आपका, नॉन मैग्नेटिक, क्योंकि अभी आप इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे तो फ्रेम कैसा होना चाहिए, नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए और मेटल होना चाहिए। और इस केस में हम कौन सा लेते हैं, ब्रास, जो आपका तांबा होता है उसको हम लेते हैं, क्योंकि ये नॉन मैग्नेटिक होता है और ये लाइट भी होता है, हल्का भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये लाइट है, हल्का है, नॉन मैग्नेटिक है, इसलिए हम कौन सा फ्रेम लेते हैं, ब्रास का फ्रेम लेते हैं। ठीक है, इसमें फिर दिया गया है कि जो आपकी कॉइल है या जो आपके टर्न्स हैं, ठीक है, तो ये जो आपके नंबर कॉइल है ये कैसी हो सकती है, ये आपकी रेक्टेंगुलर भी हो सकती है और ये सर्कुलर इन शेप। तो ये रेक्टेंगुलर भी हो सकती है और ये सर्कुलर भी हो सकती है। ठीक है, तो यानी कि ये जो है आपकी कॉइल, ये आपकी रेक्टेंगुलर शेप की भी हो सकती है और ये जो कॉइल है ये आपकी सर्कुलर शेप की भी हो सकती है, क्योंकि ये दोनों में ही क्या फ्लो कर रहा है,
दोनों में ही करंट फ्लो कर रहा है। तो दोनों में से अगर हम किसी को भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो वो इन कोयल पे क्या लगाएगी, टॉर्क लगाएगी। तो ये भी आपकी एक करंट कैरिंग कोयल है और ये भी आपकी एक करंट कैरिंग कोयल है। ये वाली जो कोयल है ये आपकी रेक्टेंगुलर शेप की है और ये वाली जो है आपकी सर्कुलर शेप की है। दोनों में से किसी भी शेप की जो आपकी कोयल हो सकती है। और ये कोयल किस चीज़ की बनी है हमारी, ये हमारी कॉपर मेटल से बनी है। और इसको हमने कौन से फ्रेम के ऊपर लपेटा हुआ है, इसको हमने नॉन मैग्नेटिक फ्रेम जो कि आपका ब्रास का होता है उसके ऊपर हमने लपेटा हुआ है। और ये कोयल हमारी रेक्टेंगुलर भी हो सकती है और सर्कुलर भी हो सकती है। द coil is suspended in a uniform magnetic field produced by two strong cylindrical magnetic knoll pieces N and S। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि ये जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो आपकी कोयल है, इस कोयल में, ठीक है, ये जो आपकी कोयल है, इस कोयल को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं। ठीक है, हमें ये कोयल कहाँ पे रखनी है, ये कोयल हमें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखनी है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके लिए हमने यहाँ पे सिलेंड्रिकल मैग्नेट लिए हैं। ये वाला मैग्नेट जो है ये नॉर्थ का है और ये वाला मैग्नेट जो है ये साउथ पोल का है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ किया है। तो ये वाला जो मैग्नेट है ये आपका मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेट का साउथ पोल है। तो ये आपके सिलेंड्रिकल मैग्नेट होते हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि हमें ये वाली जो कॉइल है इनको हमें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखना है। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन प्रोड्यूस करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इज़ प्रोड्यूस बाय टू स्ट्रॉन्ग सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक पोल पीसीज। तो ये एक हमने मैग्नेट का नॉर्थ पोल हो गया और ये मैग्नेट का साउथ पोल हो गया। तो इनके बीच में हम इस कोयल को रख देंगे। ठीक है, तो ये दो मैग्नेट्स हो गए, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल हो गया और ये मैग्नेट का साउथ पोल हो गया। तो ये पोल क्या प्रोड्यूस करेंगे, ये पोल आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो हमने अभी तक ये देखा कि जो हमारी कोयल है वो हमारी कॉपर मेटल से मिलके बनी होती हैं और कोयल को हम जिस फ्रेम के ऊपर लपेटते हैं वो हमारा ब्रास का बना होता है। और फिर हमें कोयल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखना होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे। और यहाँ पे जो आपके यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो आपके मैग्नेट हैं वो कैसे हैं, सिलेंड्रिकल मैग्नेट हैं, सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक पोल पीसीस। तो यहाँ पे जो आपके, इसमें आप ध्यान दोगे, ठीक है, कि ये जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये जो साउथ पोल है इनकी शेप कैसी है, इनकी शेप है सिलेंड्रिकल। तो यहाँ से अगर आप देखो, इस फिगर में अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ये वाला जो फेस है ये सिलेंड्रिकल फेस है। ऐसे ही जो मैग्नेट का ये साउथ पोल है ये कैसा है, ये सिलेंड्रिकल है। तो इस तरीके का जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, हमने कौन से मैग्नेटिक पोल पीसीज लिए हैं, सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक पोल्स लिए हैं। हमने क्या लिए हैं, सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक पोल पीसीज लिए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक पोल पीसीज को लिया है। तो ये वाले जो मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है यहाँ से ये सिलेंड्रिकल है और यहाँ से भी ये सिलेंड्रिकल है। तो ये नॉर्थ पोल, इस तरीके के जो ये नॉर्थ पोल हैं ये हमारे सिलेंड्रिकल पोल पीसीज होते हैं। ठीक है, इसके बाद तो हमने देखा कि यहाँ पे ये जो कोयल है आपकी, ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स हो गए। इस वाली फिगर में अगर हम देखें तो ये हमारे बहुत सारी, ये हमारी कोयल हो गई जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स हैं। और ये हमारा सिलेंड्रिकल नॉर्थ पोल हो गया, ये हमारा सिलेंड्रिकल साउथ पोल हो गया। ठीक है, और अब हम देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे फिर हमने लिखा हुआ है द कॉइल इज सस्पेंडेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बाय ए थिन phosphor bronze strip BA. The upper end of this strip is connected to the movable torsion head H. The torsion head H is connected to the terminal T1. The lower end of the coil is connected to the hairspring E of the quartz and phosphor bronze having only a few turns.
तो इसमें ये बताया गया है कि ये जो कॉइल है ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप सस्पेंड करते हो, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको आप लटकाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है, तो ये जो कॉइल यहाँ से ये कॉइल हमारी है, कॉइल का ये अपर पार्ट है, तो ये जो कॉइल को आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है ये सस्पेंड किया हुआ है इसको ऐसे। तो ये जो कॉइल का, ठीक है, तो ये जो आपकी कॉइल है, मान लो ये आपकी कॉइल है, ठीक है। तो ये वाला जो कॉइल का ऊपरी वाला हिस्सा है इसको आपने किसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, इसको आपने टॉर्सन हेड एच के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो ये आपकी कॉइल है, मान लो इस कॉइल को आपने एच के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ये एच आपका क्या कहलाता है, टॉर्सन हेड। तो ये जो एच है इसको हम क्या कहते हैं, ये एच आपका टॉर्सन हेड होता है, ठीक है। यहाँ पे ये आपका टॉर्सन हेड है और इसको आपने कौन सी, और ये जो आपने स्ट्रिप यूज़ की है यहाँ पे, ये जो आपने वायर यूज़ की है इसको लटकाने के लिए, ये कौन से मटेरियल की बनी होती है, ये फॉस्फर ब्रॉन्ज मटेरियल की बनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो आपकी कॉइल है, ठीक है, ये जो आपकी कॉइल है इसको कॉइल का जो अपर एंड है इसको आपने टॉर्सन हेड एच के साथ, मान लो ये टॉर्सन हेड है, टॉर्सन हेड को इसको हम एच लिखते हैं, एच को हम टॉर्सन हेड कहते हैं। तो जो कॉइल का अपर पार्ट है उसको हम टॉर्सन हेड के साथ कनेक्ट करते हैं और टॉर्सन हेड के साथ कनेक्ट करने के लिए हम जिस वायर का इस्तेमाल करते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो कौन से मटेरियल की बनी होती है, तो ये वाली जो वायर है ये किसकी बनी हुई है, ये आपकी फॉस्फर ब्रॉन्ज से बनी होती है। ये कौन से मटेरियल से बनी होती है, ये फॉस्फर ब्रॉन्ज मटेरियल से बनी होती है, फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप। इसलिए हम इस स्ट्रिप को, वायर को हम क्या कहते हैं, फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो हमारी कॉइल है, ठीक है, इस कॉइल का जो हमारा अपर पोर्शन है, ये कॉइल क्योंकि हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सस्पेंड की हुई है तो सस्पेंड करने के लिए हमें किसी ना किसी वायर से सस्पेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एच जो है ये टॉर्सन हेड है, टॉर्सन हेड यानी कि एच के साथ कनेक्ट करने के लिए हमने ये जो वायर इस्तेमाल की है, ये वायर हमारी कौन से मटेरियल की बनी होती है, फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप। इसीलिए इस स्ट्रिप को हम क्या कहते हैं, फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप, क्योंकि ये फॉस्फर से बनी होती है, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारी जो कॉइल है, अगर हम इस फिगर में देखें तो ये हमारी कॉइल का जो अपर पोर्शन है इसको हमने टॉर्सन हेड के साथ, एच के साथ कनेक्ट किया हुआ है और किसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, एक वायर के साथ कनेक्ट किया हुआ है और उस वायर को हम क्या कहते हैं, फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप। क्योंकि ये वाली जो वायर है ये फॉस्फर की बनी होती है, फॉस्फर ब्रॉन्ज की बनी होती है, इसीलिए हम इस वायर को क्या कहते हैं, फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप कहते हैं। और फिर हम देख रहे हैं कि जो ये फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप है, ये जो फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप है इसके बीच में यहाँ पे एम लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये क्या कनेक्ट है, इसको एक मिरर भी हमने इसके साथ में कनेक्ट कर लिया है। तो एक मिरर जो है वो भी हमने इसके साथ में कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बताया कि जो हमारी कॉइल का जो अपर एंड है, जो हमारी कॉइल का जो अपर एंड है, ठीक है, वो हमने टॉर्सन हेड के साथ में कनेक्ट किया हुआ है और इसको कनेक्ट करने के लिए हमने कौन सी स्ट्रिप का इस्तेमाल किया है, जो वायर का इस्तेमाल किया है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप। तो ये हमारी हो गई फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप। और फिर द टॉर्सन हेड एच इज़ कनेक्टेड टू द टर्मिनल T1। और जो टॉर्सन हेड है, और ये जो टॉर्सन हेड है इसको हमने किसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, ये जो हमारा टॉर्सन हेड है इसको हमने टर्मिनल T1 के साथ में कनेक्ट किया हुआ है। तो ये टॉर्सन हेड है, इसको हमने ये टर्मिनल T1 के साथ में कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो टॉर्सन हेड है इसको हमने टर्मिनल T1 के साथ में कनेक्ट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये टॉर्सन हेड आपका H, तो इसको हमने जो है टर्मिनल T1 के साथ में, ये जो है ये टर्मिनल T1 है तो इसके साथ में हमने कनेक्ट किया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें गिवन है, द लोअर एंड ऑफ द कॉइल, द लोअर एंड ऑफ द कॉइल इज कनेक्टेड टू ए हेयर स्प्रिंग E of quartz and phosphor bronze having only a few turns, and the other end of this highly elastic spring E is connected to the terminal T2, ठीक है।
तो इसने क्या कहा है कि जो हमारी कोयल का लोअर टर्न है, जो हमारी कोयल का नीचे वाला हिस्सा है, उसको भी हमने एक स्प्रिंग के साथ में कनेक्ट किया हुआ है। और वो जो स्प्रिंग है वो हमारा क्वार्ट्स का हो सकता है या फिर फास्फर ब्रोंज का हो सकता है। और इसमें जो है नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ही कम होते हैं। और ये जैसे कि हम डायग्राम में देखें यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमारी कोयल का जो है, ये हमारी जो कोयल का था, ये हमारी कोयल का ऊपर वाला हिस्सा था जो कि हमने टॉर्सन हेड के साथ कनेक्ट में किया हुआ है। और ये जो हमारी कोयल का नीचे वाला हिस्सा है, तो नीचे वाले हिस्से को हमने यहाँ पे एक स्प्रिंग के साथ में कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे नीचे वाला हिस्सा जो है हमने एक स्प्रिंग के साथ में कनेक्ट किया हुआ है। और ये वाला जो स्प्रिंग है, और ये स्प्रिंग फिर आपका टर्मिनल T2 के साथ में कनेक्ट है। तो ये जो है ये आपके टर्मिनल T2 के साथ में कनेक्ट है, ठीक है। तो अगर इस फिगर में भी हम देख सकते हैं, तो ये जो कोयल का नीचे वाला हिस्सा है ये आपका एक स्प्रिंग के साथ में कनेक्ट है, और स्प्रिंग का जो दूसरा हिस्सा है वो टर्मिनल T2 के साथ में कनेक्ट है, ठीक है। तो अभी तक हमने इसमें देख लिया। तो अगर हम इसको ऐसे देखें यहाँ पे, तो ये मान लो हमारी ये कोयल थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारी कोयल है जो कि हमारी कॉपर से मिलके बनी हुई है। और ये जो कॉपर है, कॉपर के जो हमारे बहुत सारे टर्न्स हैं, इन टर्न्स को हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारी सिलेंड्रिकल पोल पीसीज होते हैं, सिलेंड्रिकल पोल पीसीज है, तो इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा। फिर हमने देखा कि ये जो कोयल का हमारा ऊपर वाला हिस्सा है ये हमारा टॉर्सन हेड एच के साथ में कनेक्ट होता है। और टॉर्सन हेड एच के साथ में कनेक्ट करने के लिए हम जिस वायर का इस्तेमाल करते हैं वो आपकी फॉस्फर ब्रॉन्ज की होती है, इसीलिए इसको हम फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप भी कहते हैं। और इसके बीच में आपका एक मिरर भी अटैच होता है। ये मिरर जो है ये कनकेव मिरर होता है, ठीक है। और कोयल का जो नीचे वाला हिस्सा है वो एक स्प्रिंग के साथ में कनेक्ट है, ठीक है। और ये जो स्प्रिंग है ये स्प्रिंग के साथ में कनेक्ट है। और स्प्रिंग का जो दूसरा हिस्सा है वो टर्मिनल T2 के साथ में कनेक्ट होता है। और ये जो टॉर्सन हेड एच है ये किसके साथ कनेक्ट होता है, ये टर्मिनल T1 के साथ में कनेक्ट होता है, ठीक है। तो आई होप ये कंस्ट्रक्शन जो है सभी को समझ में आ गई होगी। तो ये कंस्ट्रक्शन जो है ये सभी को समझ में आ गई होगी यहाँ पे। तो ये हमारी वायर होती है, ठीक है। तो वायर का जो ऊपर का हिस्सा है, वायर का जो ऊपर का हिस्सा है ये टॉर्सन हेड एच के साथ में कनेक्ट होता है। और किसके साथ कनेक्ट होता है, ये आपका फॉस्फर ब्रॉन्ज की जो स्ट्रिप होती है उसके साथ कनेक्ट होता है। और टॉर्सन हेड को हमने टर्मिनल T1 के साथ में कनेक्ट कर दिया। और जो कोयल का नीचे वाला हिस्सा होता है वो एक स्प्रिंग के साथ में कनेक्ट होता है जिसमें बहुत कम नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। और स्प्रिंग का जो दूसरा हिस्सा होता है वो टर्मिनल T2 के साथ में कनेक्ट होता है। तो ये कंस्ट्रक्शन सभी को समझ में आ गई होगी, सिंपल है ये, ठीक है। तो इसमें यहीं पे बताया हुआ है कि जो कोयल का दूसरा हिस्सा है आपका, जो आपका लोअर एंड ऑफ द कोयल है, ठीक है। तो जो आपका कोयल का दूसरा हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा है, वो एक स्प्रिंग के साथ में कनेक्ट होता है। और वो स्प्रिंग आपका क्वार्ट्स मटेरियल का भी हो सकता है और फॉस्फर ब्रॉन्ज मटेरियल का भी हो सकता है। और इसमें बहुत ही थोड़े से नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। और स्प्रिंग का जो दूसरा हिस्सा है वो टर्मिनल T2 के साथ में कनेक्ट होता है। यानी कि ये कोयल का जो नीचे वाला हिस्सा है ये आपका एक स्प्रिंग के साथ में कनेक्ट है। और स्प्रिंग का जो दूसरा हिस्सा है वो टर्मिनल T2 के साथ में कनेक्ट है, ठीक है। और फिर हमने देखा कि जो कोयल का ऊपर वाला हिस्सा है वो टॉर्सन हेड के साथ में कनेक्ट होता है। और टॉर्सन हेड जो है वो टर्मिनल T1 के साथ में कनेक्ट होता है। तो हमने देखा कि जो गैल्वेनोमीटर है उसके दो टर्मिनल होते हैं, T1 टर्मिनल और T2 टर्मिनल, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर के ये दो टर्मिनल होते हैं। तो इसमें हम इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि, तो ये डायग्राम है आपका मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर का। तो अगर हम इसका डायग्राम देखें यहाँ पे, तो ये डायग्राम अब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ठीक है। तो ये हमारा ये हमारी कोयल हो गई। तो ये हमारी जो है यहाँ पे बहुत सारी कोयल्स हैं। तो ये जो है हमारी ये बहुत सारी कोयल है, ठीक है, जो कि हमारी रेक्टेंगुलर शेप की है। ये हमारे पोल पीसीज हैं मैग्नेट के। ये टॉर्सन हेड है एच हमारा, तो एच के साथ में ये हमारी फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप कनेक्टेड है। और फिर अगर हम इसका ये देखें लोअर एंड जो है हमारा कोयल का ये अगर हमारा लोअर एंड है
तो ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, एक स्प्रिंग के साथ में जुड़ा हुआ है, और ये स्प्रिंग जो है आपका टर्मिनल T2 के साथ में कनेक्ट है। फिर हमने देखा कि ये जो टॉर्सन हेड है, ये टॉर्सन हेड जो है आपका T1 के साथ में कनेक्ट होता है, टर्मिनल T1 के साथ में कनेक्ट होता है। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई, ठीक है। इस तरीके से फिर इसमें दिया हुआ है दिस मिरर जो है, ये जो हमने फॉस्फर ब्रॉन्ज की जो स्ट्रिप है उसमें हमने एक मिरर को अटैच किया है ऐसे। तो ये मिरर क्या काम करता है, ये मिरर हमारी रीडिंग लेने में हेल्प करता है। तो ये मिरर हेल्प्स अस फॉर मेजरिंग द डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल बाय ए लैम्प एंड स्केल अरेंजमेंट। तो इस मिरर के द्वारा हम क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या मेज़र कर सकते हैं, इससे हम कॉइल की डिफ्लेक्शन को मेज़र कर सकते हैं। तो ये मिरर जो है ये कनकेव भी हो सकता है और ये प्लेन भी हो सकता है, और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। और इस मिरर से हम क्या हेल्प कर सकते हैं, इस मिरर का क्या यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल। जो कॉइल की डिफ्लेक्शन है उसको मेज़र करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा कि मूविंग कॉइल में ये जो आपकी कॉइल होती, ये जो आपकी नीडल होती है, ये आपकी राइट साइड में भी डिफ्लेक्ट हो सकती है, ये आपकी लेफ़्ट साइड में भी डिफ्लेक्ट हो सकती है। तो इस डिफ्लेक्शन को मेज़र करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम एक कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं, और ये प्लेन भी हो सकता है, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो लार्ज होता है। इसके बाद दिया हुआ है फिर D इज़ ए सॉफ्ट आयरन कोर विच मे बी स्फेरिकल if coil is circular and cylindrical if coil is rectangular. It is placed so symmetrically within the coil and the coil can rotate freely without touching the core and pole pieces. This not only makes the field at the coil to be radial, the plane of the coil is parallel to the lines of forces in all the position, but also increases the strength of magnetic field. तो इसमें यहाँ पे अगर हम देखें, ये इस डायग्राम में अगर हम देखें यहाँ पे, तो इस डायग्राम में ये जो हमारा D है, इस D को हम क्या कहते हैं, ये, ठीक है। तो ये जो हमारी, जैसे ऐसे हमारी बहुत सारी ये कॉइल है, तो इस कॉइल के अंदर हमने, मान लो कि ये सबसे अंदर वाली कॉइल ये है, तो इस कॉइल के अंदर हमने क्या रखा है, एक सॉफ्ट आयरन कोर रखा है। आयरन का हमने एक कोर रखा है, ये वाला जो कोर है, ये जो हमने D से बताया यहाँ पे, ये D जो है ये आपका सॉफ्ट आयरन कोर होता है, ठीक है। तो कोयल के अंदर, जब हमारी कोयल है, उस कोयल के अंदर बिल्कुल जो इनर वाला पोर्शन है कोयल का, उस कोयल के अंदर हम यहाँ पे एक सॉफ्ट आयरन कोर रखते हैं, ठीक है। तो ये सॉफ्ट आयरन कोर क्या काम करता है, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज़ करने का काम करता है, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल करने का भी काम करता है। तो ये जो है ये आपका सॉफ्ट आयरन कोर है, यानी कि कोयल के अंदर आपने एक मैग्नेट का, एक आयरन का वो रख दिया है, कोर रख दिया है इस तरीके से, ठीक है। तो ये आयरन का एक टुकड़ा रख दिया आपने, आयरन का एक कोर रख दिया है आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए भी होता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसने कहा है ये जो आयरन का कोर है, अगर हमारी कोयल सर्कुलर होती तो इसकी शेप भी हमारी स्फेरिकल होती, ठीक है। अगर हमारी कोयल सर्कुलर होती तो जो हमारा सॉफ्ट आयरन है उसकी शेप हम कैसी लेते, उसकी शेप हम स्फेरिकल लेते। अगर हमारी कोयल सर्कुलर होती है तो जो हमारा सॉफ्ट आयरन कोर है वो हमारा स्फेरिकल होता, लेकिन अगर हमारी कोयल रेक्टेंगुलर है तो इसकी शेप कैसी होगी, सिलेंड्रिकल होगी, ठीक है। तो अगर हमारी ये सर्कुलर कोयल है तो इसके अंदर हम जो सॉफ्ट आयरन कोर रखेंगे ये स्फेरिकल शेप का होगा, और अगर हमारी कोयल जो है वो रेक्टेंगुलर है तो इसके अंदर हमारा जो आयरन कोर होगा वो कैसा होगा, सिलेंड्रिकल शेप का होगा। तो हमारी जो कोयल है ये इस टाइम पे रेक्टेंगुलर है, और इसके अंदर ये जो हमने आयरन का एक टुकड़ा रखा है, आयरन का एक कोर रखा है, वो हमारा सिलेंड्रिकल शेप का है, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से रखते हैं कि कोयल जो है उसको बिना टच किए फ्रीली मूव कर सके, उसको बिना टच किए कोयल जो है फ्रीली मूव कर सके। तो इसने कहा है कि ये जो है इसके दो काम है, ये जो हमने इसके अंदर जो सॉफ्ट आयरन कोर रखा है ये दो काम करता है। एक तो ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाने का काम करता है, और दूसरा क्या काम करता है,
ये जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है उसको रेडियल बनाने का काम करता है। तो इसके दो काम है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करता है ये, और दूसरा क्या काम करता है, मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको रेडियल बनाने का काम करता है। तो रेडियल का मतलब क्या होता है, जो आपकी रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है उसका मतलब है प्लेन ऑफ कॉइल इज ऑलवेज पैरेलल टू द लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल फील्ड का मतलब है कि जो आपकी कॉइल है, कॉइल का जो प्लेन है और जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की जो है वो हमेशा आपकी सेम डायरेक्शन में होंगी। ठीक है, तो ये अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो ये अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है तो जो आपकी कॉइल का जो प्लेन है वो भी आपका इसी डायरेक्शन में होगा, प्लेन ऑफ कॉइल। तो जो आपका कॉइल का प्लेन होगा दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब जो आपकी फील्ड होती है वो रेडियल फील्ड होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो हमने जो सिलेंड्रिकल पोल पीसीज लिए थे ये, तो ये वाले जो हैं ये हमने जो सिलेंड्रिकल पोल पीसीज लिए हैं, ये सिलेंड्रिकल पोल पीसीज लिए हैं, ये हमने क्यों लिए हैं, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या बनाने का काम करते हैं, ये उसको रेडियल बनाने का काम करते हैं। तो रेडियल का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, बी की जो डायरेक्शन है, और जो आपका प्लेन ऑफ कॉइल की डायरेक्शन है, जो कॉइल का जो प्लेन है, हमेशा ये क्या रहेंगे, सेम डायरेक्शन में रहेंगे। हमेशा ये क्या रहेंगे, सेम डायरेक्शन में रहेंगे, और इस पर जो लगने वाला टॉर्क होगा वो आपका मैक्सिमम होगा, टॉर्क की वैल्यू को मैक्सिमम करने के लिए। ठीक है, तो इसको हम आगे देखेंगे कि कैसे ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जो है आपकी टॉर्क प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पे आपको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब पता होना चाहिए। तो ये जो हमने सिलेंड्रिकल पोल पीसीज लिए हैं इस तरीके से, ये जो हमने सिलेंड्रिकल, तो इसमें जो भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ठीक है, और सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड जो भी प्रोड्यूस होती है उसके अंदर अगर हमने ये जो कॉइल रखी हुई है वो हमेशा किसी भी पॉइंट पे वो दोनों सेम डायरेक्शन में होती हैं, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और जो आपका कॉइल का जो प्लेन है वो हमेशा आपके सेम डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये कैसे होते हैं आपके रेडियल। तो रेडियल फील्ड का मतलब कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है और जो आपके प्लेन ऑफ कॉइल की डायरेक्शन है वो हमेशा सेम होती है। तो जो सॉफ्ट आयरन कोर है वो रेडियल फील्ड को भी बनाने में कोशिश करता है और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाने में हेल्प करता है। इसके बाद इसमें फिर कंस्ट्रक्शन में दिया गया है आपको फॉर अवॉइडिंग डिस्टर्बेंस ड्यू टू एयर द होल अरेंजमेंट इज एनक्लोज्ड इन ए नॉन मैग्नेटिक केस हैविंग ए ग्लास विंडो ऑन द फ्रंट। ठीक है, तो उसने कहा है कि ये जो एयर के पार्टिकल्स हैं, तो एयर की डिस्टर्बेंस को निगलेक्ट करने के लिए, जो एयर की डिस्टर्बेंस है उसको कम करने के लिए जो पूरा का पूरा अरेंजमेंट है उसको हम एक बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। और वो बॉक्स कैसा होता है, वो आपका नॉन मैग्नेटिक बॉक्स होता है, और उसके फ्रंट में क्या होती है आपकी ये ग्लास विंडो होती है। ठीक है, तो एयर की डिस्टर्बेंस को कम करने के लिए तो पूरे ठीक है, तो ये जो आपका पूरा एयर की डिस्टर्बेंस को कम करने के लिए फिर जो है हम इसको पूरा का पूरा जो हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है उसको हम एक बॉक्स के अंदर बंद कर लेते हैं। और वो बॉक्स आपका कैसा होता है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का बना होना चाहिए, और उसके फ्रंट में क्या होती है आपकी ग्लास विंडो होती है। तो ग्लास विंडो का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, ताकि हम उसमें से रीडिंग को देख सकें, डिफ्लेक्शन को देख सकें। इसके बाद फिर है लास्ट में लेवलिंग स्क्रूज आर प्रोवाइडेड एट द बेस ऑफ द केस फॉर लेवलिंग द गैल्वेनोमीटर सो दैट कोयल कैन फ्रीली रोटेट। द गैल्वेनोमीटर कैन बी कनेक्टेड टू द सर्किट थ्रू द टर्मिनल T1 एंड T2। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे डायग्राम में देखें इसको, ये वाले जो हमारे होते हैं, ठीक है, तो ये जो पूरा हमारा गैल्वेनोमीटर है इसको हम किस में, ताकि एयर के जो पार्टिकल है एयर में रेजिस्टेंस ना हो, उससे बचने के लिए हम इसको एक पूरा का पूरा जो हमारा गैल्वेनोमीटर है उसको हम एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं, नॉन मैग्नेटिक बॉक्स में, और यहाँ पे छोटी सी हम एक ग्लास की विंडो ऐसे बना देते हैं ताकि हम अपनी नीडल की डिफ्लेक्शन को देख सकें। नीडल की डिफ्लेक्शन को देखने के लिए हम इसमें ग्लास विंडो ये बना देते हैं। तो ये आपकी ग्लास विंडो हो गई।
ठीक है। और पूरा का पूरा जो है ये आपका एक ब्लैक कलर के बॉक्स में बंद होता है और सामने सिर्फ आपको क्या दिखाई देता है, ये ट्रांसपेरेंट पोर्शन दिखाई होता है ग्लास की विंडो, और उसके अंदर आपको एक नीडल दिखाई देती है। ठीक है। तो लैब में गैल्वेनोमीटर हैं रखे हुए हमारे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसकी पिक्चर सेंड कर दूंगी। तो यहाँ पे फिर दिया गया है कि जो गैल्वेनोमीटर के यहाँ नीचे वाले पोर्शन पे ये और ये क्या होते हैं आपके, ये लेवलिंग स्क्रू होते हैं, यानी कि इसको लेवल करने के काम आते हैं। ठीक है। तो इसमें हमने देखा कंस्ट्रक्शन में कि यहाँ पे हमारी कोयल होती है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो हमारी कोयल होती है, तो इसमें हमने देखा कि यहाँ पे जो है हमारी गैल्वेनोमीटर के अंदर हमने देखा कि ये जो हमारी कोयल होती है ये सर्कुलर भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, और कोयल का जो अपर पोर्शन होता है उसको हम टॉर्सन हेड एच के साथ में कनेक्ट करते हैं। टॉर्सन हेड एच के साथ में कनेक्ट करने के लिए हम फास्फर ब्रोंज की जो वायर है उसका इस्तेमाल करते हैं, फास्फर ब्रोंज की स्ट्रिप का इस्तेमाल करते हैं, और इस फास्फर ब्रोंज की जो स्ट्रिप है इसके साथ हम एक मिरर को भी अटैच करते हैं। और मिरर को अटैच इसलिए हम करते हैं ताकि जो नीडल की डिफ्लेक्शन है उसको हम रीड कर सकें, उसको हम मेज़र कर सकें। और ये जो टॉर्सन हेड है इसका जो फिर हम किसके साथ कनेक्ट करते हैं, इसको टर्मिनल T1 के साथ में कनेक्ट करते हैं। और ये जो कोयल का नीचे वाला हिस्सा होता है, लोअर एंड होता है, इसको हम एक बहुत ही स्प्रिंग के साथ में कनेक्ट करते हैं। मान लो ये स्प्रिंग कैसा है आपका, स्प्रिंग के है, और स्प्रिंग के का जो दूसरा एंड होता है उसको हम किसके साथ कनेक्ट करते हैं, टर्मिनल T2 के साथ में कनेक्ट करते हैं। और जो ये स्प्रिंग के है, ये स्प्रिंग आप क्वार्ट्ज मटेरियल का भी बना हो सकता है और फॉस्फर ब्रोंज मटेरियल का भी बना हो सकता है। और फिर इस कोयल के अंदर हम एक मैग्नेट का आयरन कोर रखते हैं। तो क्योंकि ये हमारी शेप, हमारी जो कोयल कैसी है, हमारी कोयल जो है वो रेक्टेंगुलर है, तो जो हमारा आयरन कोर है वो हमारा सिलेंड्रिकल है। ठीक है। तो ये हमारा आयरन कोर हो गया। और फिर मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे हम क्या दो मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल हम रखते हैं। ठीक है। और ये जो पूरा है, पूरा मटेरियल है, इसको हम किस में, एक हम नॉन मैग्नेटिक बॉक्स में इसको बंद कर देते हैं। एयर से इसकी रेजिस्टेंस को कम करने के लिए हम इसको पूरे के पूरे सिस्टम को एक बॉक्स के अंदर, नॉन मैग्नेटिक बॉक्स के अंदर बंद कर लेते हैं। ठीक है। और हमें क्या दिखाई देता है उसमें, बस हमें एक बॉक्स दिखाई देता है और इसके सामने जो है आपकी ग्लास विंडो दिखाई देती है और उसके सामने आपको ये नीडल दिखाई देती है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पे जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो आपकी कैसी होती है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होती है। इसका मतलब कि मैग्नेट के अंदर किसी भी पॉइंट पे अगर हम देखें तो ये मान लो आपका प्लेन ऑफ कोयल है और इसी डायरेक्शन में आपकी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो किसी भी पॉइंट पे अगर हम देख लें इस मैग्नेट के अंदर कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और जो प्लेन ऑफ कोयल की डायरेक्शन है, दोनों वो आपके सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी थ्योरी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।